नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार कोठारी और ई खबर टुडे में आपका स्वागत है। पिछले कुछ महीनों से लद्दाख की सीमा में चीनी सेना का अतिक्रमण हम सब लोग देख रहे हैं। लंबे समय के तनाव के बाद भारत सरकार के सख्त रवैये के चलते चीनी सेना कुछ क्षेत्रों से वापस हुई है, कुछ क्षेत्रों से वापसी अभी भी बाकी है। लगभग 2 वर्ष पूर्व डोकलाम में भी चीनी सेना ने इसी तरह अतिक्रमण किया था। उस समय मैंने एक लेख लिखा था। वह लेख आज के परिप्रेक्ष्य में भी पूरी तरह फिट बैठता है। यह लेख मैं आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका शीर्षक है पंडित नेहरू की नासमझी का कष्ट भुगत रहे हैं भारत, तिब्बत और भूटान। वर्तमान में चीनी भारत सीमा विवाद को शायराना अंदाज में कुछ यूँ कहा जा सकता है कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। यह देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की नासमझी थी, जिसका कष्ट आज तक भारत, तिब्बत और भूटान भुगत रहे हैं। पंडित नेहरू की नासमझी इतनी अधिक थी कि इसे सरासर मूर्खता भी कहा जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को यह बता दिया जाए कि दीवार पर सिर मारने से उसका सिर फूट जाएगा और वह घायल हो जाएगा, यह स्पष्ट तौर पर समझाने के बावजूद यदि कोई व्यक्ति दीवार पर अपना सिर मारकर घायल होता है तो उसे नासमझ कहेंगे या मूर्ख और पागल। यदि स्नेह अधिक हो तो ऐसे व्यक्ति को नासमझ कह लिया जाएगा, वरना तो ऐसा कृत्य मूर्खता या पागलपन की श्रेणी में ही आता है। भारत, तिब्बत और भूटान को लेकर चीन द्वारा खड़ी की जाने वाली तमाम समस्याएं देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वनाम धन्य पंडित जवाहरलाल नेहरू की नासमझी और अदूरदर्शिता की देन तो है ही, लेकिन ऐतिहासिक तथ्य यह है कि पंडित कहे जाने वाले जवाहरलाल नेहरू को कई वर्षों पूर्व यह साफ साफ बता दिया गया था कि चीन धोखा देगा। इसका परिणाम जहाँ सन 1962 में भारत के हजारों वीर सैनिकों के बलिदान के बावजूद चीन से करारी हार और भारत की 62,000 वर्ग मील भूमि पर चीन के अनाधिकृत कब्जे के रूप में सामने आया, वहीं भारत और भूटान को आज तक चीन की कारस्तानियों को भुगतना पड़ रहा है। भूटान की सीमा के भीतर डोकलाम का विवाद इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है और इसी तरह लद्दाख में चीन की सेना की घुसपैठ भी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। महात्मा गांधी के अनुचित दबाव के कारण भारत जैसे विशाल देश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद पर आसीन हुए जवाहरलाल नेहरू के चीन संबंधी निर्णयों पर आज नज़र डालें तो साफ जाहिर होता है कि उनमें इस महत्वपूर्ण पद को संभालने की योग्यता ही नहीं थी। यदि उनमें थोड़ी भी योग्यता होती तो उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की उस नसीहत को मान लिया होता जो उन्हें चीन आक्रमण के 12 वर्ष पूर्व दी गई थी। प्रधानमंत्री पद के योग्य दावेदार सरदार पटेल ने महात्मा गांधी के दबाव में प्रधानमंत्री पद छोड़कर स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में उप प्रधानमंत्री का पद स्वीकार किया था। इसके बावजूद देश की सुरक्षा के मामले में उनकी दूरदर्शिता अद्भुत थी। साम्यवाद को पसंद करने वाले पंडित नेहरू चीन को साम्यवादी देश होने के कारण पसंद करते थे, लेकिन चीन की चालबाजियां उन्हें नज़र नहीं आती थी। अपनी नासमझी के चलते पंडित नेहरू ने जहां तिब्बत पर चीन के आक्रमण का कोई विरोध नहीं किया, वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को सदस्यता दिलाने और यहां तक कि सुरक्षा परिषद की अपनी सीट चीन को सौंप देने के लिए भी अपनी पूरी ताकत लगा दी। उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू की इन नासमझियों से बेहद नाराज थे। इसके बावजूद उन्होंने 7 नवंबर 1950 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को तिब्बत और उत्तर पूर्वी राज्यों के संबंध में एक लंबा पत्र लिखा। अपने इस पत्र में सरदार पटेल ने अत्यंत साफ तौर पर यह चेतावनी दी थी कि चीन का व्यवहार भावी शत्रु जैसा व्यवहार है और वह किसी भी समय भारत पर आक्रमण कर सकता है। सरदार पटेल द्वारा साफ साफ चेतावनी दिए जाने के बाद भी जवाहरलाल नेहरू ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और वे हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाने में ही मस्त रहे। इसी का नतीजा 1962 में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के रूप में सामने आया।
अपने पत्र में सरदार पटेल ने जवाहरलाल नेहरू को साफ लिखा था कि पूरे इतिहास में भारत को कभी भी हिमालय श्रृंखला की ओर से शत्रुओं के आक्रमण का खतरा नहीं रहा है, क्योंकि तिब्बत जैसे हिमालयीन राष्ट्र भारत के स्थायी मित्र रहे हैं। लेकिन तिब्बत पर चीन के अतिक्रमण के बाद अब खतरा बिल्कुल सिर पर आ गया है। सरदार पटेल ने यह भी साफ लिखा था कि चीन की कुदृष्टि सिर्फ तिब्बत पर ही नहीं बल्कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों असम आदि पर भी है। सरदार पटेल ने सिक्किम, भूटान, बर्मा, नेपाल आदि क्षेत्रों का जिक्र करते हुए लिखा था कि चीन इन पर भी अपनी नज़रें गड़ाए हुए बैठा है। सरदार पटेल ने अपने पत्र में साफ तौर पर कहा था कि इन सारे क्षेत्रों में सेना की तैयारियां पर्याप्त नहीं हैं और ना ही आवागमन और संचार की अच्छी सुविधाएं हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि चीनी खतरे से निपटने के लिए भारत को युद्ध स्तर पर इन क्षेत्रों में आवागमन और संचार के साधन जुटाने चाहिए तथा सेनाओं को पर्याप्त रूप से सज्जित कर तैयार रखना चाहिए। सरदार पटेल का साफ कहना था कि चीन पर विश्वास करने का कोई कारण ही नहीं है, वह विश्वासघात करेगा यह तय है। चीनी आक्रमण के 12 वर्ष पहले साफ साफ चेतावनी दिए जाने के बावजूद जवाहरलाल नेहरू चीन से प्यार की पीगे बढ़ाते रहे, जिसका खामियाजा देश ने अपने हजारों वीर सैनिकों की जान देकर और देश की हजारों वर्ग मील जमीन देकर चुकाया। अगर उस समय सरदार पटेल की चेतावनी पर ध्यान दिया जाता तो आज ये स्थितियां सामने ना आई होती। अगर तिब्बत पर चीनी आक्रमण के समय भारत ने तिब्बत का साथ दिया होता तो आज चीन की हैसियत नहीं होती कि वह भूटान, सिक्किम और यहाँ तक कि अरुणाचल पर अपना दावा ठोक पाता। हमारे नीति निर्धारक तब से लेकर आज तक ऐतिहासिक तथ्यों से अनजान बने बैठे हैं। चीन तिब्बत को अपना क्षेत्र बताता है, लेकिन एक भी ऐतिहासिक तथ्य इस दावे का समर्थन नहीं करता। तिब्बत सदैव से स्वतंत्र देश रहा है। एक समय तो वह भी था जब चीन का अधिकांश हिस्सा तिब्बत के अधीन था। पिछली 1 सहस्त्राब्दी से बहुत थोड़े समय के लिए चीन का तिब्बत पर कब्जा रहा, लेकिन तिब्बतियों ने जल्दी ही स्वयं को स्वतंत्र कर लिया था। 1949 में भारतीय नीति निर्धारकों की गलती के चलते चीन तिब्बत पर कब्जा करने में सफल हो पाया। अगर भारत ने तिब्बत के साथ असहयोग ना किया होता तो उस समय चीन की हैसियत नहीं थी कि वह तिब्बत पर कब्जा कर पाता। यही स्थिति है हिमालय के अन्य क्षेत्रों की है। चीन आज भूटान पर अपना दावा ठोक रहा है, जबकि भूटान कभी भी चीन का क्षेत्र नहीं रहा। भूटान प्रारंभ से ही एक स्वतंत्र देश रहा है। इसी तरह सिक्किम के 97% जनता ने एक मत से सिक्किम को भारत का राज्य बनाने का अनुरोध भारत से किया था और तब 1975 में सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। चीन की बेशर्मी अब यहाँ तक बढ़ गई है कि वह अरुणाचल प्रदेश को भी अपना हिस्सा बताने लगा है। भारत के नीति निर्धारकों की समस्या यह है कि वे नेहरू की नीति को बदलने और सच को सच कहने का साहस ही नहीं जुटा पा रहे। वास्तविकता यह है कि सारे हिमालयीन राष्ट्रों जैसे नेपाल, भूटान, तिब्बत आदि से भारत के सदियों पुराने संबंध रहे हैं। राजनीतिक तौर पर ये सभी क्षेत्र भले ही अलग अलग राज्य रहे हों, लेकिन सांस्कृतिक तौर पर ये सदियों से भारत राष्ट्र के अभिन्न अंग रहे हैं। इतिहास में इसके हजारों प्रमाण मौजूद हैं। भारत का इतिहास ही बताता है कि भारतवर्ष राजनीतिक तौर पर भले ही अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, लेकिन सांस्कृतिक तौर पर यह एक अभिन्न राष्ट्र रहा है। राज्यों में राजनीतिक संघर्षों के बावजूद राष्ट्रीयता का भाव सदा ही बना रहा। कभी किसी भारतीय को तिब्बत के कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए पृथक से अनुमति नहीं लेना पड़ती थी, लेकिन चीन के अतिक्रमण के बाद अब किसी भी भारतीय को तिब्बत में प्रवेश के लिए चीन की अनुमति लेना पड़ती है। वर्तमान परिदृश्य में ज़रूरत इस बात की है कि भारत की विदेश नीति को नेहरू के साये से मुक्त किया जाए। नीति निर्धारकों को विश्व समुदाय के सामने साफ तौर पर यह कहना चाहिए कि चीन ने तिब्बत में अतिक्रमण किया है और इस प्रकार के अतिक्रमणों को अब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत को अब तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए इस मुद्दे को भी साफ तौर पर उठाना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं द्वारा की गई गलतियों को अब धोया नहीं जाना चाहिए। पहले जो गलतियां हो चुकी है उन्हें अब सुधारने का समय है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल ई खबर टुडे को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल दबाइए। धन्यवाद।